क्लास 10 चैप्टर 1 यह पढ़ना है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये चैप्टर पढ़ना है ना। ये बेसिक चैप्टर है, बहुत ज्यादा इसमें ब्रॉड कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन ये चीज जानना है कि केमिकल रिएक्शंस होता क्या है ना। किसको हम लोग केमिकल रिएक्शंस बोलेंगे, और केमिकल रिएक्शन जब होता है तो इक्वेशन उसका क्या होगा, कैसे इक्वेशन लिखेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ये सब जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो मिलना शुरू हो जाता है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले हम लोग को केमिकल रिएक्शंस के बारे में जानना होगा। तो क्या देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या है। दिस इज अ प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस है ना, इन विच न्यू सबस्टेंस आर फॉर्म्ड विथ न्यू प्रॉपर्टीज है ना। क्या लिखेंगे यहाँ पे, अगर हम लोग लिखते हैं कि डेफिनेशन केमिकल रिएक्शंस का, तो क्या हो जाएगा केमिकल रिएक्शन का, इन ए केमिकल रिएक्शन है ना, न्यू सबस्टेंस आर फॉर्म्ड with new properties है ना। ये चीज यहां पे हम लोग लिखते हैं, क्या है कि न्यू सबस्टेंस का फॉर्मेशन होता है न्यू प्रॉपर्टीज के साथ। यही इसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शंस कराते हैं है ना, तो न्यू सबस्टेंस का फॉर्मेशन होता है। अब जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सिंपल है कि एग्जांपल, मतलब प्रीवियस एग्जांपल लेते हैं। जैसे वाटर हम लोग लेते हैं, वाटर का एग्जांपल लेते हैं। तो वाटर में हम लोग क्या देखते हैं कि वाटर में CO2 हुआ, सॉरी H2O, H2 प्लस O2 ये मिलकर के बना देता है H2O, ठीक है ना। लेकिन इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। तो इसमें क्या देखते हैं कि ये हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, गैस है। हाइड्रोजन क्या है, गैस है। ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है। ये दोनों गैस है, ठीक है ना। दोनों एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन एलिमेंट है और एक ऑक्सीजन एलिमेंट है। तो ये दोनों एलिमेंट है, ये दोनों एलिमेंट मिलकर के यहाँ पे कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। कंपाउंड क्या है, वाटर इज अ कंपाउंड। तो इसमें जो देख रहे हैं कि हाइड्रोजन गैसियस एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी गैसियस एलिमेंट है। लेकिन जब दोनों ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ कंबाइन करता है तो बना देता है क्या, वाटर। क्या बना दिया, वाटर। और वाटर जो है वो क्या है, डिफरेंट हो गया ना। ये जो गैस था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों जो गैस था, ये वाटर जब बना था क्या बन गया, लिक्विड हो गया है ना। यानी ये हम लोग देख रहे हैं, ये गैस है, ये भी गैस है, लेकिन ये बन गया क्या, हमारा लिक्विड बन गया। तो क्या हुआ कि केमिकल, ये न्यू सबस्टेंस, यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है ना फ्रॉम एग्जिस्टिंग सबस्टेंस। न्यू सबस्टेंस का फॉर्मेशन हो रहा है एग्जिस्टिंग सबस्टेंस से, और एग्जिस्टिंग सबस्टेंस से न्यू सबस्टेंस का जो प्रॉपर्टी है ये बिल्कुल अलग है। ये दोनों गैसेस है और ये लिक्विड है। तो न्यू सबस्टेंस का फॉर्मेशन हो रहा है विथ न्यू प्रॉपर्टीज। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ये एग्जांपल के तौर पे हम समझाए हैं। इसी तरह के रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस, है ना। यानी क्या हुआ कि दूसरा हम लोग इसमें देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, केमिकल चेंजेस हो रहा है। अगर हम लोग केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करवाते हैं तो केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, केमिकल चेंजेस होंगे यहाँ पे। और केमिकल चेंजेस के दौरान क्या होता है, तो इसमें एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। ऐसा नहीं कि एटम चेंज कर जाता है दूसरे एलिमेंट में, एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट में चेंज कर जाता है। यहाँ पे जो देख रहे हैं हाइड्रोजन एलिमेंट का जो एटम है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन है, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है। ऐसा नहीं है कि रिएक्टेंट में हाइड्रोजन है तो प्रोडक्ट में मैग्नीशियम आ गया। रिएक्टेंट में कार्बन लेते हैं तो इसमें जो है वो सल्फर बन जाता है प्रोडक्ट में। ऐसा नहीं है, जो एलिमेंट रिएक्टेंट में होगा वही एलिमेंट प्रोडक्ट में भी होगा। हाँ, उसके एटम्स में रीअरेंजमेंट हो जाता है, एटम्स अदला बदली हो सकता है, एटम्स जो है वो उलट फेर हो सकता है, एटम का संख्या बढ़ जाएगा, घट जाएगा, है ना। वो किसी के साथ कंबाइन कर लेगा,
किसी दूसरे एटम के साथ, दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ वो कंबाइन कर लेगा। ये सारा का सारा चीज पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि इधर कुछ है तो उधर कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना। तो क्या हुआ यहाँ पे कि केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है कि चेंजेस हो रहे हैं, केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इस जो केमिकल रिएक्शन जो लिख रहे हैं इसमें रीअरेंजमेंट हो रहा है एटम्स का। ऐसे हम लोग लिखने के लिए क्या लिखते हैं, H2 लिखते हैं, आप प्लस O लिखते हैं, ये बना देता है H2O। ये लिखने के लिए हम लोग लिख देते हैं, है ना। प्राइमरी बुक में भी देखोगे तो ऐसा ही लिख देता है, लेकिन ये बैलेंस नहीं है, ये सही नहीं है। होता है सही है लेकिन ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है समझोगे, यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ना है, पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन जो वो क्या है, मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन यहाँ जो है ये मॉलिक्यूल है, और ये ऑक्सीजन जो लिए हैं वो एटम है। तो ऑक्सीजन जो है वो एटम के फॉर्म में कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। ऑक्सीजन O नहीं होता है। ऑक्सीजन जब भी लिखते हैं तो O2 लिखते हैं, है ना। अब देखोगे यहाँ पे कि ऑक्सीजन O2 ले लिए, है ना, और ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। तो जब इसको रिएक्शन करवाते हैं, कंबाइन करवाएंगे, तो ये H2 इनसफिशिएंट हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग 2 लगा देते हैं। अब जाकर के ये बैलेंस यहाँ पे हो रहा है ना। तो इसके बारे में क्यों बैलेंस करते हैं, कैसे करते हैं, इस सब के बारे में इस चैप्टर में हम लोग को 1 बाय 1 इंडिविजुअली पढ़ना है। बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या देखे, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स हो रहा है। केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, एटम का रीअरेंजमेंट हो रहा है ना। और इसमें जो प्रोडक्ट का जो प्रॉपर्टी है वो रिएक्टेंट के प्रॉपर्टी से इंटायरली डिफरेंट होता है, बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी होता है। रिएक्टेंट में देख रहे हैं कि ये गैस है, इसका प्रॉपर्टी क्या है, गैसियस नेचर का है, और ये जो लिक्विड नेचर का है तो इसका प्रॉपर्टी चेंज कर गया कि नहीं, है ना। यानी प्रोडक्ट का आइडेंटिटी जो है, प्रॉपर्टी जो है वो कंप्लीट क्या हो जाता है, रिएक्टेंट से डिफरेंट हो जाता है, इंटायरली डिफरेंट हो जाता है। ये चीज देखिए यहाँ पे। अब देखेंगे यहाँ पे कि केमिकल रिएक्शंस के दरमियान क्या होता है कि एक एलिमेंट के एटम जो है वो दूसरे एलिमेंट में चेंज नहीं करते, अभी जस्ट बताएं, सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है। रिएक्टेंट में 2 है तो प्रोडक्ट में 4 हो जाएगा, ऐसे कर करके सिर्फ रीअरेंजमेंट। ये यहाँ पे देख रहे हैं कि हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, लेकिन प्रोडक्ट में देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ कंबाइन किया हुआ है। बात समझ में आया। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि रिएक्शंस को, केमिकल रिएक्शंस को जानने से पहले हम लोग को 2 चीज को जानना है कि रिएक्टेंट किसको बोलते हैं और प्रोडक्ट किसको बोलते हैं। ये 2 चीज जानना है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट, है ना। किसको रिएक्टेंट बोलेंगे और किसको प्रोडक्ट बोलेंगे। तो क्या देखते हैं कि रिएक्टेंट किसको बोलेंगे, तो द सब्सटेंस व्हिच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, है ना। रिएक्टेंट्स, यहाँ पे रिएक्टेंट्स अगर लिखना होगा तो रिएक्टेंट्स का डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि द सब्सटेंस which participate in chemical reaction are called, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं। यानी वह सब्सटेंस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको रिएक्टेंट्स बोलते हैं। यानी ये हुआ यहाँ पे, ये जो देख रहे हैं ये क्या हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स बोलेंगे। और जो रिजल्ट हो रहा है केमिकल रिएक्शन का, जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो रिजल्ट निकल रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो हम लोग देखें इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे इसको, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट देखें कि द सब्सटेंस व्हिच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट्स, एंड प्रोडक्ट को हम लोग क्या लिखेंगे, द न्यू substance of entirely different from reactants are formed, the new substance of entirely different properties लिखते हैं, entirely different properties from reactants are
आर कॉल्ड प्रोडक्ट, है ना। यानी क्या देखते हैं कि प्रोडक्ट किसको बोलते हैं कि वह न्यू सबस्टांस जो रिएक्टेंट से बिल्कुल, यानी वह न्यू सबस्टांस, यहां वाटर बन रहा है H2O, ये न्यू सबस्टांस है और ये सबस्टांस जो वो रिएक्टेंट के का जो प्रॉपर्टी है इससे बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी का फॉर्म हो रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इसको हम लोग प्रोडक्ट बोलेंगे और यही रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जो बन रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं, है ना। अब इसमें देखना है कि रिएक्टेंट्स, ये रिएक्शन जो हम लोग लिखते हैं तो रिएक्शन में लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट्स हमेशा लेफ्ट साइड में लिखा जाता है और प्रोडक्ट को हमेशा राइट साइड में लिखा जाता है। याद रखेंगे, रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज रिटेन इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, एंड प्रोडक्ट इज ऑलवेज रिटेन इन द राइट साइड ऑफ द केमिकल रिएक्शन। एंड यहाँ पे जो एरो हेड दिया हुआ है, ये एरो हेड दिया हुआ है ना, ये एरो हेड क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन बताता है। ये डायरेक्शंस को बताता है कि रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बन रहा है ये केमिकल रिएक्शंस को, डायरेक्शंस को शो करता है एरो, ठीक है ना। आप देखेंगे यहाँ पे, है ना, कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल, ये तो हम लोग एक एग्जांपल देखें। अब जैसे हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, है ना। मैग्नीशियम का Mg हुआ, मैग्नीशियम का Mg, इसको हम लोग O2 के साथ रिएक्शंस कराते हैं। Mg को, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं। इसको वर्ड इक्वेशन में पहले लिख देते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, है ना, ये क्या बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। यानी जो देखते हैं यहाँ पे जो देखते हैं क्या है कि Mg, है ना, Mg मैग्नीशियम है ना, ऑक्सीजन यहाँ पे लेते हैं O2, ऑक्सीजन लेते हैं O2, ये क्या बना देता है, MgO बनाता है। क्या बनाता है, MgO बना देता है। तो यहाँ पे समझ में आ गया, यदि ये बैलेंस हम नहीं कर रहे हैं, बैलेंस करने भी नहीं जा रहे हैं, तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ हम लोग रिएक्शन करा दे रहे हैं, तो ये बना दे रहा है MgO। तो यहाँ मैग्नीशियम क्या है, एक एलिमेंट है ना, जो क्या है, सॉलिड स्टेट में होता है। मैग्नीशियम क्या है, सॉलिड स्टेट में होता है। ऑक्सीजन जो देखते हैं वो क्या है, गैसियस स्टेट में है ना। और यहाँ MgO जो वो सॉलिड है, तो मैग्नीशियम एलिमेंट ऑक्सीजन एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है और कंबाइन करके बना देता है क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। ये भी क्या है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस को शो कर रहा है। तो यहाँ पे एक चीज और समझेंगे कि जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, इस रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा ना, तो क्या होगा, ये बर्न करने लगता है, जलने लगता है विथ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, है ना। व्हाइट फ्लेम के साथ जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये बर्न करने लगता है, जलने लगता है, और यहाँ से व्हाइट कलर का फ्लेम निकलने लगता है, और इसी को बोलते हैं डेजलिंग फ्लेम, यानी धू-धू करके जलने लगता है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या हो जाता है ना, डेजलिंग फ्लेम, यानी व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ ये निकलता है। और ये भी क्या है, एक रिएक्शंस को, एक केमिकल रिएक्शंस को ये शो कर रहा है। अब इसमें क्या देख रहे हैं, इस रिएक्शन में मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल मैग्नीशियम के प्रॉपर्टी और ऑक्सीजन के प्रॉपर्टी से अलग है। जो मैग्नीशियम का प्रॉपर्टी होगा, जो ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी होगा, इसके प्रॉपर्टी से मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होगा, है ना। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है कि एक चीज और, यहाँ पे ये रिएक्शन जब हम लोग परफॉर्म कराने के लिए चलते हैं, है ना, तो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि मैग्नीशियम का जो रिबन आता है, एक स्ट्रिप आता है, ठीक है ना। तो इस स्ट्रिप पे जब लंबे समय तक इसको हम लोग छोड़ देते हैं ना, तो देखोगे ना ऑक्सीजन का एक, मतलब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके एक प्रोटेक्टिव लेयर आ जाता है। डायरेक्ट मैग्नीशियम रिबन को हम लोग नहीं जला सकते, मैग्नीशियम रिबन को डायरेक्ट हम लोग नहीं जला सकते हैं, क्योंकि समझोगे यहाँ पे कि जब इसको लंबे समय के लिए छोड़ते हैं ना, तो इसके ऊपर में, है ना, कोरोजन हो जाता है, मतलब इसके ऊपर में एक लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर आ जाता है, ठीक है ना। तो इसको जलाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको सैंड पेपर से रब करते, इसको घिसते हैं, है ना।
क्यों खींचते हैं? क्योंकि ये जो स्ट्रिप है, अरे जैसे लोहा को लंबे समय के लिए छोड़ देते तो जंग नहीं लग जाता है, वैसे ही मैग्नीशियम को हम लोग लंबे समय के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक प्रोटेक्टिव लेयर इसके ऊपर में बन जाता है। तो जब भी हम लोग मैग्नीशियम रिबन को जलाने के लिए चलेंगे तो वहां पे हम लोग सैंड पेपर से उसको क्या करते हैं, रब करते हैं, स्क्रैच करते हैं। रब करेंगे तो इसका प्रोटेक्टिव लेयर जो वो क्या हो जाता है, उखड़ जाता है, साफ हो गया। तब इसको हम लोग कैसे, इसको जलाते कैसे हैं समझोगे। यहाँ पे जब रब कर दिए तो उसके बाद क्या है कि उस स्ट्रिप को, मैग्नीशियम के स्ट्रिप को पेयर ऑफ टोंग यानी चिमटा से उसको पकड़ते हैं। हाथ से नहीं पकड़ोगे क्योंकि जल जाएगा। मैग्नीशियम मेटल है ना, मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो जब इसको जलाओगे तो गर्म होगा तो हाथ जल सकता है, इसीलिए इसको पेयर ऑफ टोंग से, चिमटा से पकड़ते हैं। अब जब इसको कैंडल फ्लेम के ऊपर में रखोगे, इसको मैग्नीशियम को कैंडल फ्लेम के ऊपर में रखोगे तो क्या होगा, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ ये धू धू करके जलना शुरू कर जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस तरीके से ये एक्टिविटी देखोगे, ये क्या है, ये केमिकल रिएक्शंस को शो कर रहा है ना। तो यही एक केमिकल रिएक्शन नहीं है, ऐसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हैं जिसको हम लोग, यही एक लेबोरेटरी में करने वाला केमिकल रिएक्शन नहीं है। लेबोरेटरी में हम लोग बहुत सारे, ढेर सारे केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं, केमिकल रिएक्शंस एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। और सिर्फ लेबोरेटरी में हम लोग केमिकल रिएक्शंस को नहीं परफॉर्म करते, हमारे डेली लाइफ में भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस का एग्जांपल है ना। जैसे देखते हैं कि दूध का खट्टा होना, है ना। मिल्क को जब हम लोग घर में लंबे समय के लिए रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं, लंबे समय के लिए गर्मी के दिनों में छोड़ देते हैं, तो देखोगे ना दूध खट्टा हो जाता है ना। तो सॉरिंग ऑफ जो मिल्क देखे वो क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन है ना। क्योंकि केमिकल रिएक्शन मतलब दूध जो था वो जनरली क्या होता है, स्वीट नेचर का होता है ना, नॉर्मली वो स्वीट नेचर का होता है। और जब उसको लंबे समय के लिए, मतलब कुछ देर के लिए गर्मी के दिनों में छोड़ देते हैं रूम टेम्परेचर पे, तो दूध खट्टा खट्टा होने लगता है। तो क्या सुबह में दूध मीठा था, शाम में वो खट्टा होने लगा, खट्टा टेस्ट आने लगा, उसमें से कुछ स्मेल आना शुरू हो गया, तो क्या हुआ, उसका प्रॉपर्टी चेंज कर रहा है ना, यानी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। मिल्क से जो दही बनता है, दूध से दही बनता है ना, तो वो क्या है, दूध का प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है दही के प्रॉपर्टी से। दूध का प्रॉपर्टी दही के प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग है, या फिर बोले कि दही का प्रॉपर्टी दूध के प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग है। तो प्रॉपर्टी जैसे ही अलग हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जिसको क्लास 6-7 में फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज पढ़े थे ना, तो वही केमिकल चेंज यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस के नाम से जाना जाता है ना। हमारे बॉडी में डाइजेशन ऑफ फूड हो रहा है, खाना जो हम लोग खाते हैं, रोटी दाल चावल खाते हैं, तो जब डाइजेशन होता है तो उसमें बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस के चलते फूड मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता है, जिससे एनर्जी निकलता है। अभी लाइफ प्रोसेस चैप्टर में हमने पढ़ाया है, पिछले वीडियो में लाइफ प्रोसेस वाला जो वीडियो था उसमें हम इस चीज को हम पोस्ट कर चुके हैं। केमिकल रिएक्शन, हमारे डाइजेशन जो प्रोसेस है हमारे बॉडी में जो होता है वो क्या है, केमिकल रिएक्शंस का ही, केमिकल रिएक्शंस ही हो रहा है। तो वैसे ही हमारे बॉडी में जो डाइजेशन ऑफ फूड हो रहा है ना, वो क्या है, एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन का। हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, एटीपी एडीपी का फॉर्मेशन होता है, वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। बात समझ में आया? राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फल पक जाता है, तो फल पक जाता है, वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल हमारे डेली लाइफ में मौजूद है ना। तो एलपीजी को जलाते हैं, ये सब बहुत सारा जो है वो क्या है, केमिकल रिएक्शंस का एग्जांपल है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शंस के तौर पे हम लोग देखें यहाँ पे कि केमिकल रिएक्शंस क्या है, और केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन किसको बोलते हैं, रिएक्टेंट्स क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टर, यानी केमिकल रिएक्शंस तो देख लिए, अब हम लोग को पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी केमिकल रिएक्शन अगर है तो उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन करा दिए हैं, है ना। अगले वीडियोस में चैप्टर का रियल ये स्टार्टअप लेंगे, वास्तविक शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। यहां तक आप लोग कम से कम इंट्रोडक्शन के तौर पे चैप्टर को आप लोग देख करके आइएगा, पढ़ के आइएगा, समझ करके आइएगा, है ना। और अगले वीडियोस में हम पढ़ाएंगे तो आपको ज्यादा सोचे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। आज के लिए थैंक यू।